हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिमिनोलॉजी ज्ञान। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्ट 3 ऑफ आवर सीरीज DSSB JSA प्रैक्टिस क्वेश्चन। और अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट है इसकी, उसमें वीडियोस अपलोडेड है। एंड पार्ट 3 आज हम डिस्कस करने वाले हैं। So without any further delay, let's get into the video. Also, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। So this is question number 61. Already 60 क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ. So this video is in continuation with previous video. So question number 61 is who pioneered the use of blood typing in forensic science? Forensic science में blood typing को किसने पायनियर किया था? आप समझ लीजिए कि किसने बताया था ब्लड टाइपिंग के बारे में। जो हम एक ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप, ये सारे जो हम डिस्कस करते हैं ना ब्लड टाइप, तो किसने पायनियर किया था? ऑप्शंस क्या है आपके पास? हैंस ग्रॉस, फ्रांसिस गाल्टन, कार्ल लैंडस्टीनर या नन ऑफ द अबव? आंसर इज कार्ल लैंडस्टीनर। क्वेश्चन नंबर 62 इज which of the following is a non-destructive forensic technique? सो नॉन डिस्ट्रक्टिव फॉरेंसिक टेक्निक वो टेक्निक्स होती हैं जहां पर आप फॉरेंसिक के बायोलॉजिकल सैंपल या किसी भी तरीके का कोई सैंपल लेते हैं फॉरेंसिक के लिए, फॉरेंसिक टेस्ट के लिए, और वो सैंपल जो है डिस्ट्रॉय नहीं होगा। यानी आप उसको जैसे आपने टेस्ट से पहले जो सैंपल लिया था एज इट इज आपको वापस मिल जाएगा। ठीक है। ऑप्शंस क्या आपके पास? ब्लड टाइपिंग, डीएनए एक्सट्रैक्शन, गनशॉट रेसिड्यू केमिकल टेस्ट या नन ऑफ द अबव? सो करेक्ट ऑप्शन क्या है? नन ऑफ द अबव, क्योंकि इन सभी ऑप्शंस में ये डिस्ट्रक्टिव फॉरेंसिक टेक्निक्स है। यहाँ पर जो आपका सैंपल होगा वो डिस्ट्रॉय हो ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉरेंसिक बायोलॉजिकल एविडेंस? इनमें से कौन सा फॉरेंसिक बायोलॉजिकल एविडेंस नहीं है? ऑप्शंस क्या है आपके पास? हेयर, ब्लड स्टेन्स, सेमेन या नन ऑफ द अबव? करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वांटिटेटिव टूल इन क्रिमिनोलॉजी रिसर्च? क्रिमिनोलॉजी के रिसर्च में इनमें से कौन सा क्वांटिटेटिव टूल है? ऑप्शंस क्या आपके पास? केस स्टडी, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, एथनोग्राफी या सर्वे? सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सर्वे। अगर आपको इन क्वेश्चंस में दिक्कत हो रही है रिसर्च से रिलेटेड तो मैंने एक वन शॉट वीडियो बनाया है बेसिक्स ऑफ रिसर्च के ऊपर, आप वो जाकर चेक कर सकते हैं, या तो मैं आई बटन पर उसे लगा दूंगी, तो वहां पर जाकर आप क्लिक करके वन शॉट वीडियो ऑन रिसर्च देख सकते हैं। तो आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं रिसर्च के वो थोड़े क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रेस एविडेंस? इनमें से कौन सा ट्रेस एविडेंस है? ट्रेस एविडेंस कौन सा एविडेंस होते हैं जो कि बहुत मिनिमल अमाउंट में आपको मिलते हैं। या आप क्राइम सीन पर जाते हैं तो ऐसा नहीं ना आपको भर भर के एविडेंस मिल जाएंगे, बहुत बारीक बारीक चीजें होती हैं जो आपको एज एन एविडेंस मिलते हैं। सो ऑप्शंस क्या है? फाइबर, फिंगरप्रिंट, नेल मार्क्स, शू प्रिंट। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? फाइबर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ फॉरेंसिक साइंस? इनमें से कौन सा जो है लिमिटेशन है फॉरेंसिक साइंस का? फर्स्ट, डिपेंडेंस ऑन साइंटिफिक एक्यूरेसी, लैक ऑफ लीगल फ्रेमवर्क, लैक ऑफ इंस्टीट्यूशंस या लैक ऑफ एक्सपर्ट्स? सो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज डिपेंडेंस ऑन साइंटिफिक एक्यूरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज अ सिनोनिम फॉर फॉरेंसिक साइंस इन एकेडमिक एंड प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट? बहुत कॉमनली हम फॉरेंसिक साइंस के बदले में इस टर्म का यूज करते हैं। ऑप्शंस क्या आपके पास? क्रिमिनलिस्टिक्स, क्रिमिनोलॉजी, पुलिस स्टडीज या क्राइम साइंस? ऑप्शन ए इज करेक्ट, दैट इज क्रिमिनलिस्टिक्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 68, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एविडेंस? क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एविडेंस क्या होते हैं? जो कि सिमिलर पैटर्न आपको देखने को मिलता है, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलते हैं पर्टिकुलर ग्रुप में या फिर सिमिलर आइटम्स में, सिमिलर आइटम्स ऑफ पीपल में आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है सेम देखने को मिलते हैं। सो ऑप्शंस क्या आपके पास? यूनिक इंडिविजुअल फीचर्स, डीएनए प्रोफाइल्स, फिंगरप्रिंट मेन्यूटे एंड नन ऑफ द अबव। देखो इसका ऑप्शन क्या है? नन ऑफ द अबव होगा। रीजन क्या है? रीजन इज क्योंकि इन सभी ऑप्शंस में आप देखोगे क्या यूनिक इंडिविजुअल फीचर्स में तो लिखा यूनिक ही है, तो ये तो वैसे ही कोई चीज कॉमन शेयर नहीं करेगा। देन डीएनए प्रोफाइल, सबका डीएनए अलग अलग होता है। देन फिंगरप्रिंट भी अगर आप बात करें तो वो भी सबका अलग अलग होता है, तो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स तो इनमें से कोई भी होल्ड नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वालिटी एश्योरेंस मेजर इन फॉरेंसिक लैब? इनमें से कौन सा क्वालिटी एश्योरेंस मेजर है फॉरेंसिक लैब में? क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है कि हम लैब में अगर जब काम करते हैं तो हमें क्वालिटी को एश्योर करना पड़ता है कि जो हम रिपोर्ट्स दे रहे हैं वो सही जा रही हैं, जो साइंटिफिक ऑफिसर है वो प्रॉपर एक्सपीरियंस्ड है,
सभी इंस्ट्रूमेंट्स का कैलिब्रेशन है टाइम टू टाइम, ये सारी चीजें हम देखते हैं। ये सारे क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है। तो ऑप्शंस क्या है हमारे पास, कीपिंग कैलिब्रेशन। इनमें से अब हमें जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा वन ऑफ द क्वालिटी एश्योरेंस मेजर है फॉरेंसिक लैब में। ऑप्शंस क्या है, कीपिंग कैलिब्रेशन, डिस्ट्रॉइंग ओल्ड एविडेंस, इग्नोरिंग इनकंक्लूसिव रिजल्ट्स, या पीयर रिव्यू ऑफ रिपोर्ट्स। देखो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज पीयर रिव्यू ऑफ रिपोर्ट्स। तो ये क्वालिटी एश्योरेंस है फॉरेंसिक लैब के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, कैडावेरिक स्पैज्म क्या होता है। कैडावेरिक स्पैज्म किसे कहते हैं। ऑप्शंस क्या आपके पास, सुसाइड, नेचुरल डेथ, लास्ट एक्ट ऑफ पर्सन बिफोर डेथ, या नेचुरल डेथ। सुसाइड नहीं होगा, नेचुरल डेथ नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, दैट इज लास्ट एक्ट ऑफ पर्सन बिफोर डेथ, ठीक है। इसे कैडावेरिक स्पैज्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टैंडर्ड एम्फसाइजेस रिलायबिलिटी एंड रेलेवेंस ऑफ साइंटिफिक एविडेंस। इनमें से कौन सा स्टैंडर्ड जो है साइंटिफिक एविडेंस की रिलायबिलिटी और रेलेवेंस पर बात करता है। ऑप्शंस क्या है आपके पास, डॉबर्ट स्टैंडर्ड, फ्राइज स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, या चेन ऑफ कस्टडी। देखो लोगों को आमतौर पर इसमें डिफरेंस या डिफिकल्टी होती है कि क्या आंसर होगा, फ्राइज स्टैंडर्ड या डॉबर्ट स्टैंडर्ड। दोनों ही स्टैंडर्ड्स हैं, बट फ्राइज स्टैंडर्ड के बाद डॉबर्ट स्टैंडर्ड आया था तो इसके अंदर काफी चेंजेस हुए हैं, तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज डॉबर्ट स्टैंडर्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 72, इन क्रिमिनोलॉजिकल स्टडीज द टर्म क्राइम क्लॉक इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है क्राइम क्लॉक को रिप्रेजेंट करता है। द एग्जैक्ट टाइम व्हेन अ क्राइम अकर्स इन अ सिटी, या a statistical tool showing the frequency of crime occurring at regular intervals, या a forensic instrument used to measure the duration of criminal acts, या a police scheduling system for patrolling high crime areas. So option number B is the correct answer. एक टूल होता है जहां पर हम क्या करते हैं कि रेगुलर इंटरवल पर क्राइम की होने की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है उसको हम मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, विच पैकेजिंग मटेरियल इज बेस्ट फॉर बायोलॉजिकल एविडेंस। बायोलॉजिकल एविडेंसेस को पैकेजिंग करने के लिए कौन सा मटेरियल बेस्ट होता है। ऑप्शंस आर पेपर बैग्स, प्लास्टिक बैग्स, मेटल बैग्स, या ग्लास जार्स। सो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पेपर बैग्स। रीजन क्या है इसके पीछे, क्योंकि जो पेपर बैग्स होते हैं उनमें नेचुरली पोर्स होते हैं और जो कि एयर पास होने देते हैं और जो भी आपका एविडेंस होता है उसको खराब नहीं होने देते हैं। इट्स अ बेस्ट बायोलॉजिकल एविडेंस पैकेजिंग मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करते हैं, विच इंडियन फॉरेंसिक साइंटिस्ट पायनियर्ड फिंगरप्रिंट क्लासिफिकेशन। कौन से इंडियन फॉरेंसिक साइंटिस्ट थे जिन्होंने फिंगरप्रिंट क्लासिफिकेशन दिया था। ऑप्शंस क्या है, हेमचंद्र बोस, लालजीत सिंह, पीसी महालनोबिस, या बीएन मल्लिक। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज हेमचंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 75, फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी इज यूज्ड टू फाइंड आउट। फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी आप सभी को पता है, जब इंसेक्ट्स आते हैं अलग अलग टाइम पर डेथ के, बेसिकली इंसेक्ट्स की स्टडी को हम फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी कहते हैं। और फॉरेंसिक साइंस के अंदर हम इसी को टेस्ट करते हैं। तो ऑप्शंस में हमारे पास क्या है, सोमैटिक डेथ, कॉज ऑफ डेथ, मॉलिक्यूलर डेथ, या टाइम सिंस डेथ। तो मैंने ऑप्शन ऑलरेडी आपको बता दिया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। हमें जब ये पता करना होता है कि इस डेड बॉडी को मरे हुए कितना टाइम हो चुका है, तो वो हम पता करने के लिए फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, विच टेक्निक इज मोस्ट सुटेबल फॉर वोलेटाइल कंपाउंड एनालिसिस। कौन सी टेक्निक सबसे अच्छी होती है वोलेटाइल कंपाउंड को एनालाइज करने के लिए। ऑप्शन है आपके पास पेपर क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, या इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज गैस क्रोमेटोग्राफी। Question number 77, according to routine activity theory which is given by Cohen and Felsen in 1979, crime occurs when which of the following elements converge in time and space. Routine activity theory के according crime कब होता है, जब ये एलिमेंट जो है टाइम एंड स्पेस में कन्वर्ज होते हैं। ऑप्शन क्या है आपके पास, अ मोटिवेटेड ऑफेंडर, अ सुटेबल टारगेट एंड कैपेबल गार्जियन, या ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, पॉवर्टी एंड पीयर प्रेशर, या ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, पॉवर्टी एंड बैड पीयर प्रेशर, या ऑप्शन नंबर डी, अ मोटिवेटेड ऑफेंडर, अ सुटेबल टारगेट एंड एब्सेंस ऑफ कैपेबल गार्जियन। सो यहाँ पर ऑप्शन ए और डी में आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पर एब्सेंस वर्ड जो है वो आ रहा है, तो वो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट related to the working of polygraph,
और सेंसर कंपोनेंट्स। इनमें से कौन सा जो है करेक्ट नहीं है रिगार्डिंग द वर्किंग ऑफ पॉलीग्राफ या सेंसर कंपोनेंट्स? ऑप्शंस क्या है? वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू इलेक्ट्रोड्स टू मेजर इलेक्ट्रोडर्मल एक्टिविटी, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी दैट इज चेंजेस इन एयर प्रेशर थ्रू न्यूमोट्यूब्स, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन इज चेंजेस इन ब्लड प्रेशर थ्रू बीपी कफ, एंड लास्ट वन इज ट्रैकिंग आई मूवमेंट थ्रू पीपल। तो पॉलीग्राफ में आई मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए कुछ नहीं होता, सो ऑप्शन नंबर डी is the correct answer. Next question number 79, which one of the following statement is not correct regarding Freud's concept of id, ego and super ego? जो फ्रूइड का कॉन्सेप्ट था साइकोएनालिसिस में id, ego और सुपर ईगो का, उसमें से कौन सी इनमें से बातें जो है करेक्ट नहीं है? ऑप्शंस क्या है? द id operates on pleasure principle, id जो है प्लेजर प्रिंसिपल काम करता है। सीकिंग इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन ऑफ इंस्टिक्ट्स, जिसमें इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन की बात होती है। या ऑप्शन नंबर बी द ईगो फंक्शंस ऑन द रियलिटी प्रिंसिपल, मीडिएटिंग बिटवीन इड एंड एक्सटर्नल वर्ल्ड डिमांड्स। ईगो जो है रियलिटी प्रिंसिपल पर काम करता है, जहां पर वो इड और एक्सटर्नल वर्ल्ड डिमांड के बीच का मीडिएशन करता है। ऑप्शन नंबर सी द सुपर ईगो रिप्रेजेंट्स इंटरनलाइज्ड मोरल स्टैंडर्ड्स एंड आइडियाज ओफन इन कॉन्फ्लिक्ट विद द इड। जो सुपर ईगो है वो बहुत ज्यादा मोरल और स्टैंडर्डाइज्ड आइडियल्स की बात करता है और इड के साथ हमेशा इसका झगड़ा होता है। द इड कॉन्शियसली इवेल्युएट सोशल नॉर्म्स बिफोर एक्टिंग, इड जो है कॉन्शियसली सोशल नॉर्म्स को इवेल्युएट करता है बिफोर एक्टिंग। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दैट इज द इड कॉन्शियसली evaluate social norms before acting. Next question, question number 80. The jury system in India was formally abolished, after which landmark case exposed its weakness in impartiality and susceptibility to public or media influence. जो इंडिया का जूरी सिस्टम है वो फॉर्मली अबॉलिश कर दिया गया था किस लैंडमार्क केस के बाद? जिसमें उन्होंने जूरी सिस्टम के वीकनेसेस को एक्सपोज किया था, इम्पार्शियलिटी और ससेप्टिबिलिटी टू पब्लिक और मीडिया इन्फ्लुएंस के बारे में बात करी थी। ऑप्शंस क्या है आपके पास? के एम नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण, या ऑप्शन नंबर डी दैट इज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस राजेश तलवार। सो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है, दैट इज के एम नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर इंडियन लॉ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम? इनमें से कौन सा एसेंशियल एलिमेंट नहीं है क्राइम का? ऑप्शन है मेंस्ट्रिया, एक्टिस्ट्रिया, कॉन्करेंस ऑफ एक्टिस्ट्रियस एंड अनसाउंड माइंड, या ऑप्शन नंबर डी दैट इज इंजरी। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज कॉन्करेंस ऑफ एक्टिस्ट्रियस एंड अनसाउंड माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट सोशल लर्निंग थ्योरी? सोशल लर्निंग थ्योरी के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? ऑप्शन ए दैट इज इट एम्फसाइजेस observational learning, imitation and modeling of behavior, या ऑप्शन नंबर बी दैट इज reinforcement and punishment influence whether learned behaviors are repeated। देखो मैं एक एक करके इसको समझा देती हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा आपको। देखो सोशल लर्निंग थ्योरी मैंने आपको बता दी, जहां पर हम सीखते हैं चीजों को, ठीक है। सोशली हम कुछ चीजों को सीख रहे हैं। तो फर्स्ट वन इज हमें बताना है कि इनमें से करेक्ट कौन सा नहीं है। फर्स्ट, इट एम्फसाइजेस ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, इमिटेशन एंड मॉडलिंग ऑफ द बिहेवियर, कि पहला हम ऑब्जर्वेशन करके हम चीजों को सीखते हैं, हम किसी को देख रहे हैं और चीजों को सीख रहे हैं, किसी की नकल कर रहे हैं या उसके बिहेवियर को देख के और फिर वैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज ऑप्शन नंबर 1। तो सोशल लर्निंग थ्योरी में यही चीजें होती हैं, तो ऑप्शन ए तो करेक्ट है, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट इन्फ्लुएंस वेदर लर्न्ड बिहेवियर्स आर रिपीटेड। अगर आप किसी को रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट देते हैं तो ये इस चीज को इन्फ्लुएंस करता है कि जो लर्न्ड बिहेवियर्स हैं वो रिपीट किए जाएंगे या नहीं। यानी कि आपने अगर कोई बच्चे ने अच्छा काम किया, आपने उसको रिवॉर्ड दिया तो वो अच्छे से बिहेव करेगा, और अगर आपने उसको रिवॉर्ड नहीं दिया तो या पनिशमेंट दे तो उसको समझ में आ जाएगा कि ये जो एक्ट है ये सही नहीं है, तो वो आगे से इसको रिपीट नहीं करेगा। तो क्या ये सोशल लर्निंग थ्योरी में का पार्ट है? सॉरी, नेक्स्ट ऑप्शन इज कॉग्निटिव प्रोसेस सच एज अटेंशन, रिटेंशन एंड मोटिवेशन आर सेंट्रल टू लर्निंग। तो जो कॉग्निटिव प्रोसेसेस होते हैं उनमें अटेंशन, रिटेंशन एंड मोटिवेशन की बात होती है, ये लर्निंग के लिए इंपॉर्टेंट है। And option number D is it claims that behavior emerges exclusively from innate biological drives unaffected by observation or environment। ठीक है, ये कहता है कि बिहेवियर जो है innate biological drive से आते हैं, यानी कि बचपन से ही उस पर्सन में इंक्लूडेड होता, बाहर वो पर्सन क्या देख रहा है, क्या ऑब्जर्व कर रहा है, इससे मैटर नहीं करता। क्लियरली हमें पता ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज इट क्लेम्स दैट बिहेवियर इमर्जेस
exclusively from innate biological drives unaffected by observation or environment. Next question, question number 83. According to Supreme Court judgment in Selvi versus State of Karnataka 2010, which of the following techniques does not require a prior court order if conducted voluntarily with consent? देखो आपको पता है कि जितने भी टेस्ट होते हैं, ब्रेन मैपिंग टेस्ट होते हैं, उन सब में कोर्ट कंसेंट बहुत जरूरी होता है। और ये जो स्टेटमेंट आया था वो आया था लैंडमार्क जजमेंट, सॉरी ये जो लैंडमार्क जजमेंट आया था वो किस में आया था? सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका के अंदर आया था। तो हमें बताना है इस क्वेश्चन में कि इनमें से कौन से में हमें प्रायर कोर्ट के ऑर्डर्स की जरूरत नहीं होती। ऑप्शन है पॉलीग्राफ टेस्ट, नार्को एनालिसिस टेस्ट, लेयर्ड वॉइस एनालिसिस या ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज लेयर्ड वॉइस एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, which of the following drugs is not used in narco analysis test? इनमें से कौन सा जो ड्रग है वो नार्को एनालिसिस टेस्ट में यूज नहीं होता है। एंड ऑप्शन क्या आपके पास? सोडियम पेंटोथल, सोडियम थायोपेंटल, सोडियम एंथल या सोडियम अमाइडल। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, दैट इज सोडियम एंथल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ILCPT इन फॉरेंसिक लेबोरेटरी क्वालिटी एश्योरेंस? तो फॉरेंसिक लेबोरेटरी में जब हम क्वालिटी एश्योरेंस को चेक करते हैं तो ILCPT क्या है? ऑप्शंस क्या है? इंटरनेशनल लेबोरेटरी सर्टिफिकेशन एंड प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग, इंटर लेबोरेटरी कंपैरिजन एंड प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग, इंडियन लेबोरेटरी काउंसिल फॉर पॉलीग्राफ टेस्टिंग या इंटरनेशनल लीगल काउंसिल फॉर प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग। सो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो है इंटर लेबोरेटरी कंपैरिजन एंड प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86. द प्रिंसिपल ऑफ द पॉलीग्राफ टेस्ट इज प्राइमरली नॉट बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? जो पॉलीग्राफ का प्रिंसिपल है इनमें से प्राइमरली वो किस पर बेस्ड नहीं होता है? ऑप्शंस क्या है? रिकॉर्डिंग फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज सच एज ब्लड प्रेशर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड स्किन कंडक्शन ड्यूरिंग क्वेश्चनिंग। तो पॉलीग्राफ में ये चीजें तो हम करते ही हैं, जो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज होते हैं जैसे कि ब्लड प्रेशर हो गया, पल्स हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ये रिकॉर्ड करना। ठीक है, तो ये तो इसका ऑप्शन नहीं होगा। देन ऑप्शन नंबर बी इज डिटेक्टिंग इनवॉल्यूंटरी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम चेंजेस लिंक्ड टू साइकोलॉजिकल स्ट्रेस व्हेन डिसेप्टिव। जो इनवॉल्यूंटरी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होते हैं, जो चेंजेस होते हैं जब पर्सन झूठ बोलता है तो जो उसे साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होता है तो उसके बाद जो इनवॉल्यूंटरी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में जो चेंजेस आते हैं उसको डिटेक्ट करना। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी है केमिकल एनालिसिस ऑफ ब्लड टू आइडेंटिफाई लाइंग। ब्लड का एनालिसिस करना कि कोई पर्सन जो है झूठ बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। या ऑप्शन नंबर डी मेजरिंग साइकोफिजियोलॉजिकल अराउजल पैटर्न दैट डिफरेंशिएट ट्रूथ फ्रॉम डिसेप्शन। हम क्या करते हैं? साइकोफिजियोलॉजिकल अराउजल पैटर्न्स को मेजर करते हैं जिससे पता चलता है कि पर्सन जो है सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। सो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो दैट इज ऑप्शन नंबर सी, केमिकल एनालिसिस ऑफ ब्लड टू आइडेंटिफाई लाइन, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता है पॉलीग्राफ के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है क्वेश्चन नंबर 88. Which chemical reagent is most commonly used to develop latent fingerprints on paper? कौन से केमिकल रिएजेंट है जो latent fingerprints को डेवलप करने में यूज किया जाता है? अब latent fingerprint क्या होता है? ऐसा फिंगरप्रिंट जो कि किसी सरफेस पर इनविजिबल है या हिडन है। सो ऑप्शंस क्या आपके पास? आयोडीन, निनहाइड्रीन, साइनोक्राइलेट या सिल्वर नाइट्रेट। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज निनहाइड्रीन। Question number 89 is in polygraph examination electrodermal activity is typically measured in units of। जो हम पॉलीग्राफ एग्जामिनेशन में जो इलेक्ट्रोडर्मल एक्टिविटी को मेजर करते हैं वो उसका यूनिट क्या है? ऑप्शन क्या आपके पास? माइक्रोसीमेंस, मिलीवोल्ट, ओम्स या डेसिबल। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज माइक्रोसीमेंस। क्वेश्चन नंबर 90 इज द एफ टेस्ट इज यूज्ड टू कंपेयर। जो एफ टेस्ट होता है वो किस चीज को कंपेयर करने के लिए किया जाता है? टू प्रोपोर्शन, टू वेरिएंसेस, टू मीन्स या टू प्रोबेबिलिटीज। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज टू वेरिएंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91. विच प्रिंसिपल इज क्रूशियल इन फॉरेंसिक डीएनए मैच स्टैटिस्टिक्स? कौन सा प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है फॉरेंसिक डीएनए मैच स्टैटिस्टिक्स के लिए? ऑप्शंस क्या है? प्रोबेबिलिटी प्रिंसिपल, एनालिसिस प्रिंसिपल, इंडिविजुअलिटी प्रिंसिपल या फॉल्सिफिएबिलिटी प्रिंसिपल। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज प्रोबेबिलिटी प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92. हु इज क्रेडिटेड विद इन्वेंटिंग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन 1984? इनमें से किसने डीएनए फिंगरप्रिंट को इन्वेंट किया था इन द ईयर 1984? ऑप्शंस क्या है आपके पास? जेम्स वॉटसन, लालजी सिंह, एलेक्स जेफरीज या डी फ्रेडरिक मिशर। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एलेक्स जेफरीज।
क्वेश्चन नंबर 93, विच इंडियन क्रिमिनल केस इज कंसिडर्ड द फर्स्ट कन्विक्शन बेस्ड ऑन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एविडेंस? कौन से इंडियन क्रिमिनल केस है जहां पर पहली बार कन्विक्शन हुआ बेस्ड ऑन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एविडेंस? ऑप्शंस के आपके पास निर्भया केस, प्रियदर्शिनी मट्टो केस, तंदूर मर्डर केस या जैसिका लाल केस। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तंदूर मर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, हु इंट्रोड्यूस द 10 डिजिट फिंगरप्रिंट क्लासिफिकेशन सिस्टम यूज्ड इन फोरेंसिक आइडेंटिफिकेशन? किसने जो 10 डिजिट फिंगरप्रिंट क्लासिफिकेशन सिस्टम की हम बात करते हैं वो किसने इंट्रोड्यूस किया था? ऑप्शंस क्या आपके पास? फ्रांसिस गाल्टन, एडवर्ड हेनरी, जुआन व्यूसेटिक या फिर बेनेडिक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एडवर्ड हेनरी। Next question, question number 95, which forensic technique is used to separate charged molecules in DNA analysis? इनमें से कौन सा forensic technique हम यूज करते हैं डीएनए में जो charged molecules है उनको अलग करने के लिए? ऑप्शन क्या है? अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज, इलेक्ट्रोफोरेसिस, एलाइजा या फिर पेपर क्रोमेटोग्राफी। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोफोरेसिस। So question number 96 is, under which section of Indian law provision have made that court can form an opinion by an expert upon a point of science? किस सेक्शन के अंदर ये मेंशन है कि कोर्ट अगर किसी साइंस से रिलेटेड कोई चीज है जिस पर कोई अपना ओपिनियन देना चाहती है तो उस केस में वो एक एक्सपर्ट का ओपिनियन ले सकती है? ऑप्शन क्या है आपके पास? सेक्शन 39 ऑफ बीएसए, सेक्शन 47 ऑफ बीएसए, सेक्शन 329 ऑफ बीएनएसएस, सेक्शन 45 ऑफ बीएसए। सो बीएसए इज भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेक्शन 39 ऑफ बीएसए। क्वेश्चन नंबर 97, हु इज वाइडली रिगार्डेड एज फादर ऑफ फोरेंसिक साइकोलॉजी? फादर ऑफ फोरेंसिक साइकोलॉजी किसे कहते हैं? हैंस क्रॉस, ह्यूगो मंस्टरबर्ग, फ्रांसिस गाल्टन या कार्ल लैंडस्टीनर? करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ह्यूगो मंस्टरबर्ग। क्वेश्चन नंबर 98, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फायर आर्म्स एविडेंस? क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बता दिया, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो जो हमें एक ग्रुप में देखने को मिलते हैं। ऑप्शन क्या है? कैलिबर, यूनिक स्ट्राइएशन मार्क, फायरिंग पिन इंप्रेशन या ब्रीच फेस मार्क? करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कैलिबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जीस्टाल्ट साइकोलॉजी फाउंडेड इन अर्ली 20th century जर्मनी इज प्राइमरली कंसर्न विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल? जीस्टाल्ट साइकोलॉजी का कौन से प्रिंसिपल के बारे में बात कर रहा है? First, behavior is shaped entirely by reinforcement schedule and conditioning. B, the whole is greater than the sum of its parts, emphasizing perception of pattern and configuration. Option number C is human cognition is determined solely by unconscious drives and conflicts. And D है none of the above. So correct option क्या हो जाएगा? Option number B. And this is last question of this video. The encoding specificity principle, which was given by Tulving and Thompson in 1973, states that memory retrieval is most effective when. So जो ये encoding specificity principle है जो कि Tulving and Thompson ने दिया था, वो क्या कहता है? अगर आपको किसी की मेमोरी से कुछ रिट्रीव करना है तो वो कब ज्यादा इफेक्टिव होगा? फर्स्ट ऑप्शन क्या है? इंफॉर्मेशन इज रिहर्स्ड एंड स्पेस्ड एट स्पेस्ड इंटरवल, कि इंफॉर्मेशन को अगर आप रिहर्स करोगे टाइम पर तो आप उससे मेमोरी रिट्रीवल कर सकते हैं। या फिर रिट्रीवल क्लूज मैच द कॉन्टेक्स्ट प्रेजेंट एट एनकोडिंग, जो आप रिट्रीवल क्यूज दे देते हो उसको तो उससे आप उसकी मेमोरी रिट्रीवल कर सकते हो। या फिर द पर्सन इज इन अ हाई अराउजल या इमोशनल स्टेट, जब पर्सन बहुत ज्यादा इमोशनल स्टेज पर होता है तब आप उनसे मेमोरी रिट्रीवल कर सकते हैं। या सिमेंटिक इलेबोरेशन इज यूज्ड एक्सक्लूसिवली, जब बहुत ज्यादा सिमेंटिक इलेबोरेशन को यूज किया जाता है। सिमेंटिक इलेबोरेशन क्या होता है कि ये कॉग्निटिव प्रोसेस होता है जहां पर आप किसी भी न्यू इंफॉर्मेशन को आप ऑलरेडी जो आपको पता है उससे जोड़ने की कोशिश करते हैं, दैट इज सिमेंटिक इलेबोरेशन। सो इसका करेक्ट ऑप्शन जो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज रिट्रीवल क्यूज मैच द कॉन्टेक्स्ट प्रेजेंट एट एनकोडिंग। आप ऑलरेडी जो आपके पास इंफॉर्मेशन है अगर और आपको कोई चीज ऐसी दिखाई जा रही है जो आपको पता है तो आप उससे ज्यादा जल्दी रिलेट कर पाएंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस डाउट हैं आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।